स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे बेहद खूबसूरत प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। क्लास 11th में चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और आज इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंक्लूड करने का समय आ गया। यहां पर हम इसे आज निपटाएंगे, खत्म करेंगे। फिलहाल आज का एजेंडा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा जाए। स्पेशल केस में ऑसिलेशन के केस में सिंपल पेंडुलम जो है वो एसएचएम करने लग जाता है जब एम्पलीट्यूड छोटा, और कुछ दूसरे डिफिकल्ट केसेस एसएचएम के हम करेंगे। चलो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है सबसे पहले ये जानो। देखो भाई, सिंपल पेंडुलम क्या है समझो। ये आपका कोई एक सस्पेंडेड इलाका है और उसके बाद ये एक रस्सी थी जिसे आपने एक बॉब बांधा और सस्पेंड कर दिया बॉब को इस तरह से। और फिर जब तुम देखोगे तो ये जो ऑसिलेशन है ये इस तरह का है और हमारा जो पेंडुलम है वो इस तरह ऑसिलेट करने वाला है। इरेज कर देते हैं यहां से और आगे भी ये ऑसिलेशन हो रहा है। पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से दूर जाएगा, वापस आएगा, फिर दूर जाएगा और फिर वापस आएगा। इस तरह से ऑसिलेशन करता रहेगा। जब ये बॉब, ये हिस्सा जो है ना, जो पार्टिकल टांग रखा है इसमें, इसे कहा जाता है बॉब। हम इस बॉब को लगभग नेग्लिजिबल साइज का मानकर चलेंगे। जिस रस्सी पे टांगा गया है इसकी लंबाई L बोल दी जाए तो रेडियस सर्कल की L हो जाएगी। ये पॉइंट जो है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अगर हम इसको टॉर्क के चश्मे से देखना चाहें तो हिंज पॉइंट बोला जाएगा और हिंज फोर्स यहां काम करेगी। टॉर्क लिखते समय हमें हिंज पर ही चीजों को सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये जो लोकेशन है इसे हम एक्सट्रीम लोकेशन कहा करते हैं और ये जो लोकेशन है ये दूसरा एक्सट्रीम है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। ये लोकेशन जो है जहां सेटल होगा एंड में हमारा बॉब, उसे कहेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 और उसके अलावा नेट फोर्स रहेगी। फिलहाल आप देखें ये कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। दिस इज एग्जीक्यूटिंग एन एंगुलर एसएचएम। ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आप देखें कि इस प्रकार से यहां पर कुछ थीटा नॉट और यहां पर कुछ थीटा नॉट, और ये थीटा नॉट जो है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड है। दिस इज द मैक्सिमम एंगल that the simple pendulum makes from the mean position, और वहां से वो वापस आ जाता है इस तरह से। और ये रहा आपका एंगुलर एसएचएम। ये एंगुलर एसएचएम हो रहा है इस तरह से ये काम करेगा। फिलहाल जब आप इसे छोड़ेंगे तो फिर ये ऑसिलेट करेगा लगातार। अब ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को आप मान लीजिए बेटा C और कहिए कि हमारा जो पेंडुलम है ये किसी थीटा लोकेशन पर है, किसी वक्त पर यहां पर बैठा हुआ है। दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर बॉब और वो मीन पोजीशन से थीटा साइड में। और अगर हम इसमें इसको एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसे नेगेटिव बोल रहे हैं। तो थीटा इज पॉजिटिव, तो टॉर्क जो रिस्टोरिंग है इसे वापस लाने का वो तो एंटी क्लॉक लगेगा। अगर एंटी क्लॉक घुमा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। थीटा पॉजिटिव तो टॉर्क नेगेटिव। तो जस्ट राइट डाउन द टॉर्क अबाउट C। तो हिंज का तो टॉर्क खत्म हो गया जो हिंज फोर्सेस है, क्योंकि C के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो हिंज का टॉर्क खत्म हो गया। केस बचा mg का। अब इस केस में तुम देखोगे बेटा तुरंत पाओगे कि ये नीचे की तरफ लग रहा है बेटा इसमें mg और बेटा लग रही है टेंशन। क्योंकि टेंशन की फोर्स C पॉइंट से पास हो रही है इसलिए टेंशन का टॉर्क 0। तो टॉर्क ऑफ टेंशन इक्वल टू टॉर्क ऑफ हिंज इक्वल टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के वेट का टॉर्क है जो उसे रिस्टोर कर रहा है। तो बॉडी के वेट का टॉर्क कितना होगा जरा वो बताया जाए। तो तुरंत ही आप लिखेंगे कि बॉडी के वेट का टॉर्क होगा फोर्स mg
साइन थीटा इंटू एल, ये तो टॉर्क होगा, बिल्कुल यही टॉर्क होगा। अब आप यहां पर टॉर्क को थोड़ा सा सेटल कर लीजिए, सी के अबाउट टॉर्क को एम जी इंटू एल इंटू साइन थीटा, ये लिख लीजिए। अब आप एक बात और देखिए कि मैं आप एक क्लॉज लगाता हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, 1 से 6 डिग्री के बीच का केस, वही स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अगर ऐसा है तो तुरंत कोई बच्चा कहेगा कि थीटा छोटा होने पर जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। तो मेरा जो टॉर्क होगा बेटा वो लिख दिया जाएगा एम जी इंटू एल इंटू थीटा। अगर मुझे वेक्टर बनाना हो तो थीटा क्लॉकवाइज है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, मुझे माइनस साइन पुट कर देना चाहिए डायरेक्शन के लिए, तो जस्ट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन पुट कर दिया। आप देखें कंडीशन आप तुरंत अप्लाई करें और कहें कि टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब ये स्टैंडर्ड एसएचएम की कंडीशन, और आपको ये एसएचएम की कंडीशन से मैच करता हुआ दिख रहा है। कंपेयर करने पे पता चलेगा कि जो सी उसकी वैल्यू एम जी एल है, फिर जो टाइम पीरियड होता है हमने आप पहले ही लेक्चर में आपको बता रखा है कि वो 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरूर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां से आप तुरंत ही लिखें, प्रूव करें कि दिस एग्जीक्यूट्स एसएचएम। तो सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है। ध्यान दें, ये एसएचएम तब ही कर रहा है जब हम साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर पाए, यानी कि थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा ना होता तो फिर ये साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट ना होता, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा ना होता, तो फिर ये एसएचएम नहीं होता, सिंपल ऑसिलेशन होता। तो पेंडुलम एसएचएम तब करेगा जब इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड छोटा रहे, कोई भी एंगल जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बड़ा ना हो, छोटा हो। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। चलिए आगे आइए, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड की बातें करो, देखो रीस्टोरिंग टॉर्क जो था हमारा, सी के अबाउट टॉर्क लिख रहे थे, वो लिख रहे थे माइनस एम जी एल टाइम्स थीटा, ये तो लिखा था। अब इसको कंपेयर करने पर निकल के आता था कि जो मेरा सी है वो एम जी एल है, ठीक। ऐसे समय पे टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, ये 2 पाई रहा, सी की वैल्यू आपने लिख ली बेटा एम जी एल, और अब बचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए लिखें, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। मेरा तो एक ही पार्टिकल, लंबाई दूरी l के बराबर है और मास इसका m है, तो ml स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो आप यहां लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल। तो आपके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ओवर l बाय g, ये बेटा आपका आ गया टाइम पीरियड। और ये आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंसीडर की जाती है, एकदम आसान, सस्ती, टिकाऊ डेरिवेशन, ठीक है ना मेरी बात? आसान, दिमाग में रखें इस बात को, ध्यान दें। ये जो टाइम पीरियड है इसकी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको नहीं भूलनी। पहली बात कि ये जो टाइम पीरियड है इट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। बॉब कितना भारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉब के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेंडुलम की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। क्या बात है, समझ आया? बिल्कुल आसान है। चलो आगे देखो क्या है, सेकंड्स पेंडुलम। देखिए भाई सेकंड्स पेंडुलम क्या चीज होती है? सेकंड्स पेंडुलम का मतलब होता है अ पेंडुलम whose period of oscillation
is 2 seconds. सेकेंड पेंडुलम वो है जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड का हो। सेकेंड्स पेंडुलम क्यों बोला गया? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड का हो, जबकि नहीं। सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो। कोई भी पेंडुलम कैसा भी हो, अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है तो वो सेकेंड्स पेंडुलम कहलाता है। अच्छा सर, सिंपल पेंडुलम एज सेकेंड्स पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम की तरह ट्रीट करना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप जानते हैं कि 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर L बाय G। ठीक, अब ये टाइम पीरियड है हमारे सिंपल पेंडुलम का, लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम स्टार्ट्स टू बिहेव एज सेकंड्स पेंडुलम तो जो टाइम पीरियड है सेकंड्स पेंडुलम होने की कंडीशन के लिए वो है 2 सेकंड्स। ठीक, तो मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में स्क्वायर लगा देता हूं, तो आएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय G। आपको दिखाई दे रहा है टाइम की वैल्यू तो 2 सेकंड डालनी है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय G, यानी आपके लिए आएगा 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय G। 4 से 4 कैंसिल बेटा, तो L की जो वैल्यू है वो आ रही है G अपॉन पाई स्क्वायर। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग G को मैच करती है। हालांकि पाई एक इरेशनल नंबर है, कभी खत्म नहीं होता, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसका बताना ही नॉनसेंस बात है, बट इफ यू स्क्वायर पाई तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9.8 के बिल्कुल करीब होती है। तो दोनों चीजें कट जाएंगी, G अपॉन पाई स्क्वायर, आप इन दोनों को निपटा देंगे तो L की वैल्यू आएगी 1 मीटर। और आपको मालूम चलेगा कि सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, अगर उसे 1 मीटर का कर दिया जाए तो 1 मीटर की लेंथ का पेंडुलम आपको सेकेंड्स पेंडुलम की तरह बिहेव करके दिखाता है। यानी फॉर 1 मीटर ऑफ लेंथ फॉर पेंडुलम मेक्स इट सेकेंड्स पेंडुलम, ये उसे सेकेंड पेंडुलम बनाता है। बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ये है सेकेंड्स पेंडुलम। चलिए अगला देखें क्या है। एक कुछ डिफिकल्ट कंडीशंस हैं। ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक ओवर लिक्विड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसे नहीं भूलना है आपको, मैं करा रहा हूँ। डिफिकल्ट केस में गिना जाता है और बोर्ड में पेपर अगर डिफिकल्ट आए तो उसमें ये डेरिवेशन टीचर पूछता है, फाइनल्स में आती है। आपके पास लेट्स से कंटेनर है और इस कंटेनर को इस तरह बना लीजिए, जैसे कि बनाना है आपको, सुंदर दिखना चाहिए, और फिर इसके अंदर आप कोई एक लिक्विड भर दीजिए और लिक्विड की कोई डेंसिटी आप कंसीडर कर लीजिए। अच्छा, इसके सरफेस पे ऑसिलेशन तभी हो सकता है, ये डेंसिटी लिक्विड की, जब मेरा जो बॉक्स है, ये जो भी इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी हो, और मैं कहूं कि ये जो डेंसिटी है बच्चे की, ये सिग्मा है, और अगर सिग्मा कम हुआ रो से तभी इस पे फ्लोट करेगा, और जब फ्लोट करेगा तभी सरफेस पे ऑसिलेट करने का करेगा, वरना ऑसिलेट करने का कोई लॉजिक नहीं। तो देखो क्या सीन है, बहुत गौर से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, आपको आना चाहिए। टोटल लंबाई बेटा L है और इसका कुछ x पार्ट अंदर डूबा हुआ है, ठीक, तो ऊपर कितना है बेटा L माइनस एक्स। इसको अगर थोड़ा और टैप करके छोड़ें, सरफेस एरिया इसका जो है वो आप मान लीजिए कि कुछ A, अगर इसको थोड़ा सा और अंदर डुबो दिया जाए तो डूब कर बाहर आएगा और फिर ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसे x0, इसे x0 बोल देते हैं। और फिलहाल अगर ये रेस्ट पर है तो ये मीन पोजीशन पर है, यानी रुका हुआ है। रुका हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन। मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन। देखिए अभी ये जो बॉक्स है ये बायंसी की वजह से रेस्ट पर है,
तो इसका जो वेट है वो नीचे काम कर रहा होगा mg, और जो बायंसी की फोर्स है वो ऊपर काम कर रही होगी fb। वेट कैसे लिखोगे देखना, एरिया इनटू लेंथ इज द टोटल वॉल्यूम, और फिर मैं अगर सिग्मा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया इसका मास इनटू जी। बायंसी कैसे लिखूंगा, एरिया इनटू वो वाला लेंथ, जितने लेंथ का हिस्सा हमारे लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया, x नॉट डिस्प्लेस हुआ है, तो हम लिखेंगे x नॉट, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये हो गया। तो सबसे पहले आप इसे डब्बे में बंद कर लीजिए कि फोर्स इक्वेशन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट निकालने के बाद आप a से a को काट दीजिए और g से g को काट दीजिए, तो आपके पास L इंटू सिग्मा इक्वल टू एक्स नॉट इंटू रो रह जाएगा। ये भी आपको आना चाहिए। नाउ इफ यू टैप इट फर्दर, थोड़ा और नीचे डुबोएं, और डुबोने के बाद आप कहें कि इसे कुछ ऐसा कर दिया गया एंड देन रिलीज्ड, कितना अंदर डुबोया गया, शायद x और डुबोया गया, तो क्या होगा, when further immersed by x, तो क्या होगा, तो फिर आप देखो कि जितना ज्यादा ये डूबेगा उतनी ज्यादा बायंसी बढ़ेगी, लेकिन वेट में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, तो ऊपर वाली फोर्स बढ़ रही, नीचे वाली फोर्स कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगी, जब छोड़ोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इस वजह से जहां डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले, और फिर लिखें कि नेट फोर्स क्या होने वाली है। नेट फोर्स की जगह लिखा जाएगा इसका mg माइनस का बायंसी। mg कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा a इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू जी, माइनस बायंसी की फोर्स कैसे लिखी जाएगी, अब बायंसी की फोर्स जो होगी वो इतने सेगमेंट की वजह से लिखी जाएगी, और ये सेगमेंट x नॉट प्लस x के बराबर है, तो आप इसमें लिखेंगे x प्लस x नॉट, और बाहर लिखेंगे एरिया, ये वॉल्यूम हो गया जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये रहा। आप इसे बेटा खोल लीजिए, तो क्या होगा, a l सिग्मा इनटू जी माइनस x a रो इनटू जी माइनस x नॉट a रो इनटू जी। मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, और जब आप वो करेंगे तो आप पाएंगे कि a x नॉट रो जी a l सिग्मा जी बराबर है, तो ये और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म कट जाएंगे, और कटने के बाद आपको पता चलेगा कि जो f नेट लिखा जा रहा है ये वैल्यू तो माइनस x a रो g के बराबर है। आप माइनस a रो g हटा दीजिए और यहां लिख लीजिए बेटा x, और ये रहा बेटा आपका f नेट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लिखेंगे a रो g अपॉन मास इनटू x। मास की जगह क्या लिखोगे, गौर से देखो, मास की जगह तुम्हें लिखना चाहिए रो g अपॉन, अच्छा यहां तो x रहेगा ही रहेगा, मास की जगह तुम लिखोगे a इनटू टोटल लंबाई, ठीक, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये लिख दिया, a से a कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस रो जी अपॉन सिग्मा एल इनटू x। एक्सेलरेशन आप पता कर चुके हो, और अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो तुरंत आप कहोगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होती है, और जब तुम इस इक्वेशन से कंपेयर कराओगे तो तुम तुरंत कहोगे कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास आ रही है अंडर रूट रो जी अपॉन सिग्मा एल, और अगर ओमेगा आ गया तो बात खत्म, टाइम पीरियड भी आ गया। तुम यहां से तो प्रूव कर पाए ना, जैसे ही तुमने इसको एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया तो तुरंत ये एस्टैब्लिश कर दिया कि सर ये जो पार्टिकल है जिसको हमने टैप किया है ये एसएचएम ही करेगा, ये स्पेशल कंडीशन है ऑसिलेशन की। अब यहाँ पे ओमेगा, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला लिखा जाता था बेटा, लिखा जाता था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दो और ओमेगा की वैल्यू डाल दो। ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो नीचे लिखोगे बेटा रो जी, और यहां से ऊपर चला जाएगा बेटा सिग्मा एल, तो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला बना 2 पाई इनटू सिग्मा एल अपॉन रो जी। बड़ा ही खूबसूरत आंसर है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन मैं वही कराऊंगा जो आपके पेपर में आएगा, मेंशन है। आप देखिए जैसे जैसे मैं सिग्मा को बढ़ा रहा हूं टाइम पीरियड बढ़ रहा है, यानी जैसे मेरा सॉलिड जो है वो भारी होता जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वो धीमे धीमे ऑसिलेट करेगा। अच्छा
और अगर मैं इस रो को बढ़ा रहा हूं तो टाइम पीरियड घट रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है। यानी अगर मेरे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो जैसे ही तुमने उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देकर रिलीज किया, बायंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने के साथ भी टाइम पीरियड बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं छोटा बॉक्स लूंगा तो तेजी से ऑसिलेट करेगा और बड़ा बॉक्स लूंगा तो वो धीमे धीमे ऑसिलेट करेगा। ये इंफॉर्मेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, प्रॉपर डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन हाँ ये आपको आना जरूर चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात दिमाग में एंटर की होगी। ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, ये आपके कोर्स में एसएचएम में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एसएचएम एज अ सब्जेक्ट खत्म हो जाता है बोर्ड लेवल के हिसाब से। इसको और हायर स्टडीज में ले जाना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आपके बोर्ड, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करा रहे हैं, तो वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। जो यहाँ कराया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा। फिलहाल चलिए देखिए, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक टॉपिक वैसे 12th का है, लेकिन 12th के टॉपिक को 11th के एसएचएम से कैसे रिलेट किया जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको कि एसएचएम हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है। 12th का टॉपिक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद कराऊंगा चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन। फिलहाल चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन देखो बच्चों, मान लो कि तुम्हारे पास दो फिक्स्ड चार्जेस रखे हैं, जैसे यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव ही है, मान लेते हैं कुछ Q, और यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, एंड बोथ द चार्जेस आर फिक्स्ड। कील से गाड़ रखे हैं, भागेंगे नहीं, दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उन्हें गाड़ रखे हैं तो नहीं भागेंगे। वी हैव टू ब्रिंग अ थर्ड चार्ज ओवर हियर, कहीं तो थर्ड चार्ज लाकर रख दें, चार्ज Q मास M, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट पर आ जाए, दौड़ ना पाए। दो कोने वाले चार्जेस के बीच की दूरी जो है वो L है। और बेसिक केस में आपको पढ़ाया जाए कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्जेस के बीच की, वो होता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R का मतलब उनके बीच की दूरी। ये फोर्स का फॉर्मूला है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशन में इस तरह के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करके आए, इसीलिए मैं करा दे रहा हूं। हम मान लेते हैं कि कुछ x डिस्टेंस पर लाने पर ये इक्विलिब्रियम में आता है, L माइनस x डिस्टेंस यहां से रहेगी, तो आप तुरंत ये बात बोलोगे कि सर इधर वाले ने इसको राइट में रिपेल किया और इधर वाले ने लेफ्ट में रिपेल किया, और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब देखो, इसका जो रिपल्शन है वो लिखा जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर x स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का रिपल्शन लिखा जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर L माइनस x होल रेज टू पावर 2, और ये दोनों इक्वल होंगे, तो K Q Q कट जाएगा, x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बचेगी L माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, x इक्वल टू L माइनस x, तो 2x की वैल्यू बेटा L के बराबर, तो x की वैल्यू जो है L बाई 2 के बराबर। तय होता है कि मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। आपने साहब मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। दोबारा से डायग्राम बना के देता हूं आपको, ये रहा, ये आपके दो चार्ज पार्टिकल थे कैपिटल Q, और यहां भी एक चार्ज पार्टिकल था कैपिटल Q, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो बेटा L थी, और हम कोने वाले चार्जेस को स्पेशली ये डिफाइन कर रहे थे कि फिक्स्ड हैं और फिक्स्ड हैं। आपको जो इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो मिड पॉइंट पर मिल रहा है, चार्ज Q मास M का, यहां से दूरी L बाई 2, और ये जो डिस्टेंस बेटा लिखी जा रही है ये भी L बाई 2 ही, ठीक। और यहां पर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, अभी अभी हमने प्रूव किया। अब कहा जा रहा है कि इफ the small q is displaced along the axis by a small amount, if small q is displaced along the line by a small amount, स्मॉल अमाउंट का मतलब जो दूरी L है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल डिस्टेंस, then prove that it performs SHM
also find its period of oscillation. तुरंत दिमाग में रखें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसका निकालना है अगर इसे डिस्प्लेस कराया जाए। तो चलो डिस्प्लेस कराते हैं। हम इसे राइट में ले जाते हैं किसी x दूरी तक, और ये x जो है जितना हमने डिस्प्लेस कराया, ये x l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 11th में आ चुके हैं, इसलिए इन छोटे बड़े या स्मॉल अमाउंट का जो सिग्निफिकेंस है वो जानते हैं, पढ़ते रहे हैं। और इस पॉइंट पर अब इसे रिलीज कर दिया जाए। तो जब बेटा आप इसे रिलीज करोगे तो राइट में आपने बच्चा डिस्प्लेस कराया, तो आप सीधे सीधे तौर पे कहोगे कि राइट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट वाली जो है वो नेगेटिव है। जहां डिस्प्लेसमेंट कराते हैं उसे ही पॉजिटिव मानते हैं। अब ये पॉइंट पर दो रिपल्शंस काम कर रहे हैं, प्लस क्यू का रिपल्शन लेफ्ट में और इधर प्लस क्यू का रिपल्शन राइट में। तो देखो नेट फोर्स कैसे लिखोगे, अब तुम लिखो नेट फोर्स। तो नेट फोर्स लिखोगे, ये जो रिपल्शन है लेफ्ट में इसे तुम कह दो कि F2 है, और जो राइट में रिपल्शन इसे कह दो F1 है। और हम ऐसा कह दें कि F1 माइनस F2 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। F1 माइनस F2 ये रहा, ये रहा F1 माइनस F2 ये रहा। अब देखो बेटा गौर से, F नेट की जगह क्या लिखा जाएगा, गौर समझना। देखो F1 जो है वो इस दूरी की वजह से यानी L/2 प्लस x, तो हम लिख रहे होंगे K Q ओवर L/2 प्लस x, ये दूरी हो गई बीच की, का होल स्क्वायर माइनस ये जो F2 है, इसे देखो F2 को तुम लिखोगे K Q, पहले दूरी दोनों चार्जेस की L/2 थी, x पास में आ गया यानी कम हो गया, का होल स्क्वायर। अब इसमें से K Q बेटा आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके लिए यहां पर जो केस अंदर बचता है वो है L/2 प्लस x होल रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाय L/2 माइनस x होल रेज टू पावर अगेन 2। ये रहा। अब इसे बेटा सॉल्व करना है, कैसे किया जाए, तो कुछ खास नहीं है, इसे सॉल्व तो करना ही है साहब। K Q आप इस L/2 को कोई कांस्टेंट a बना लीजिए, तो आपके लिए बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर, और यहां बनेगा a माइनस x का होल स्क्वायर। ये रहेगा K Q और फिर ये रहा आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लोग तो यही बनेगा। फिर इधर ऊपर भेज दो इसे, a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस x का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसे ऊपर भेजने की बारी है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, अब इसी के नीचे करते जाएंगे, ठीक है। हो गया K Q आप इसे सॉल्व करो तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax, ये रहा। नीचे देखो क्या है बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, K Q ये रहा। और फिर ऊपर आया माइनस 4ax, और नीचे है बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि x जो है वो इस a के कंपैरिजन में बहुत छोटा था, ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा a स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो दिस x स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड इन फ्रंट ऑफ a स्क्वायर, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया। छोटी पावर्स इग्नोर नहीं की जाती हैं, हमेशा हायर ऑर्डर्स इग्नोर किए जाते हैं। तो आपके लिए बचा बेटा K Q और माइनस बाहर आ गया, 4a भी बाहर निकाल लिया, यहां लिखा गया x, और आप देखें तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a की पावर 4 बन रहा है, इसको काट दो तो a की पावर 3 बनेगा। वी हैव गॉट 4k Q डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 3 इनटू x, ये रहा आपका f नेट। और आप इस बात को जान गए कि सर ये तो f बराबर माइनस kx बन गया, जिसमें k की वैल्यू ये आपको दिख रही है, दिस इज आर k, SHM कांस्टेंट वाला k ये बन गया।
और अगर ये SHM है तो हाँ ये SHM है, पहली बात तो हमने प्रूव किया कि SHM है F बराबर माइनस kx। दूसरी बात टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो बस कुछ खास नहीं करना है, 2 पाई लिखना है, स्क्वायर रूट लगाना है, चार्ज का मास लिखना है पार्टिकल का, और k की वैल्यू जो हमने निकाल रखी दैट इज 4kq अपॉन a की पावर 3। अपॉन वाला a की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो a की पावर 3, अब a क्या था हमारे पास, a था l बाय 2 की पावर 3। इसे सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट m इंटू l की पावर 3 और यहां लिखा गया k q q, ये 2 की पावर 3 8 बन जाएगा, 8 4 जा 32 बन जाएगा, एंड दिस इज आवर टाइम पीरियड। ये रहा भाई साहब टाइम पीरियड। ये डिफिकल्ट मोस्ट सवाल हो सकता है जो आपके पेपर में आ जाए, हालांकि नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी इस तरह से सवाल बन सकते हैं, डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। जहां मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिए उसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा। तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM करेगा, और अगर ये छोटा ना होता तो वो ऑसिलेशन होता, लेकिन वो SHM नहीं होता। तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट केसेस है, यहाँ पे हम SHM को ओवर कर रहे हैं। आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। तो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। पूरे साल का कोर्स डिटेल में देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। आरटी अकेडमी पे आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे साल के सारे सब्जेक्ट्स का आपके स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है, ताकि स्कूल की पढ़ाई खराब ना हो जाए। आरटी अकेडमी को फॉलो करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब करेंगे हम लोग वेव और थोड़ी बहुत उसके बाद करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। टिल देन थैंक यू।